वेलकम टू माय चैनल अंशुझा। और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 149 एवं 150। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन मिस्टर किरोड़ीवाल का कुछ अता पता नहीं था। अरविंद जी की टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इन्वेस्टर उन पर दबाव बना रहे थे और अपना पैसा मांग रहे थे। परेशानी चारों तरफ से घिर कर आ रही थी। कॉन्ट्रैक्ट के अच्छे से जांच करने के बाद पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट तो फर्जी बना हुआ था। ना सिग्नेचर सही था, ना नाम सही था। मिस्टर किरोड़ीवाल का नाम जाना माना था, बड़े बड़े उद्योगपतियों में उनका नाम आता था। अरविंद जी ने जांच पड़ताल कुछ भी इतना नहीं करवाया था। मिस्टर किरोड़ीवाल खुद मिलकर सब बात कर कर गए थे। इसीलिए अरविंद जी ने भरोसा कर लिया और जल्दबाजी में बस साइन कर दिया था। उन्हें बस अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचानी थी। डूबते हुए सक्सेना एम्पायर को फिर से उठाना था। इसीलिए बिना ज़्यादा खोजबीन किए मिस्टर किरोड़ीवाल पर के बातों पर भरोसा करके वो साइन कर लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि 60 वर्ष का इंसान उनके साथ फ्रॉड कर जाएगा। आज जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जितने भी शेयर्स पार्टनर थे, सभी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बुलाया गया था। सब दबे जुबान बोल बोल कर थक चुके थे। अब सक्सेना एम्पायर की हालत देखकर खुलकर अपनी बात रखने का मन बनाया था। भैया, आज क्या होने वाला है? मुझे सबके बदले हुए तेवर नजर आ रहे हैं। गोविंद जी अरविंद जी के कैबिन में आते हुए बोलते हैं। जो होगा तुम भी देखोगे, हम भी देखेंगे। चलो। भैया, मैं आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। गोविंद, इसमें अपमान जैसा क्या है? चलो। शरद, तुम मुंबई के लिए निकलो और उस किरोड़ीवाल के बारे में पता करो। अपने मन से मेरे साथ फ्रॉड किया है या इसमें भी नीरज का हाथ है? बड़े पापा, मैंने पता किया है और भाई का ऑफिशियल लिस्ट भी चेक किया है। किरोड़ीवाल का नाम दूर दूर तक उस लिस्ट में नहीं था। तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने किरोड़ीवाल का? अरविंद जी परेशान होते हुए बोलते हैं। बड़े पापा, मुझे लगता है वो कंपनी ही फ्रॉड है। नहीं शरद, फ्रॉड कंपनी नहीं है। अगर उसे फ्रॉड करना होता तो पैसा लेकर भागता, ना कि मुझे पैसा देकर। 10% अमाउंट देकर गया है मुझे और माल बनाने के लिए कहा था। इतनी बड़ी रकम देकर वो कैसे गायब हो सकता है बिना किसी रीज़न के? पता नहीं बड़े पापा, वो तो मिस्टर किरोड़ीवाल ही बता सकते हैं। मैं आई कम इन सर? आ जाओ। सर, मीटिंग रूम में आप लोगों को बुला रहे हैं। असिस्टेंट आकर अरविंद जी को कहता है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। असिस्टेंट बाहर चला जाता है। शरद, तुम घर जाओ और मुंबई के लिए निकलो। गोविंद, तुम खामोश रहोगे। लेकिन बड़े पापा, कहाँ ना घर जाओ। शरद खामोशी से उनका बात मानते हुए घर चला जाता है और दोनों भाई मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। अरविंद जी के मीटिंग रूम में आने के बाद भी सब खामोशी से बैठे हुए थे। पैसों की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, यह आज अरविंद जी को समझ आ गया था। कल तक उनके लिए सब सम्मान में आते ही खड़े हो जाते थे, आज उनके लिए कोई खड़ा तक नहीं हुआ था। यही उनकी कमजोरी बता रही थी। वो खामोशी से आकर सेंटर के बीच में रखी हुई कुर्सी पर बैठने लग जाते हैं। रुकिए मिस्टर सक्सेना, उस कुर्सी पर बैठने का आपका अधिकार नहीं है। नीरज की आवाज़ सुनकर सब दरवाजे की तरफ देखने लग जाते हैं। सूट बूट लगाए हुए अपने कोट को ठीक करते हुए अंदर आ जाता है। नीरज, तुम आने वाले थे ऑफिस, बताया क्यों नहीं? गोविंद जी उसके पास आते हुए बोलते हैं। चाचू प्लीज़, मैं यहाँ पर्सनल बातें करने नहीं आया हूँ, और पर्सनल रिलेशन दूर रखिए और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए। लेकिन नीरज चाचू, अगर आप नहीं चाहते कि सबके सामने मैं आपके साथ बदतमीजी करूँ तो चुपचाप खामोशी से बैठ जाइए। गोविंद जी भी उसके सरफिरे स्वभाव को जानता था। जो वो कहता था वो करके दिखाता था, इसलिए वो खामोश रहना ही बेहतर समझता है।
हाँ तो आप इस कुर्सी पर बैठने के आप लायक नहीं है, इसलिए साइड की कोई कुर्सी पर बैठ जाइए। नीरज अरविंद जी के हाथों से कुर्सी छुड़ाता हुआ बोलता है। एमडी हूँ इस कंपनी का, इसलिए इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार मेरा है। और ये तुम्हारा ऑफिस नहीं, मेरा ऑफिस है, इसलिए तमाशा बंद करो और जाओ यहाँ से। तमाशा भी कहाँ हुआ है मिस्टर सक्सेना, तमाशा तो अब होगा, बस आप देखते जाइए। नीरज तुम किस तरह से बात कर रहे हो? चाचू प्लीज, मैं किसी तरह से कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, बस अपना अधिकार लेने आया हूँ। 50% शेयर मेरे नाम पर है, इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार भी मेरा है, लेकिन बाकी के 50% तो मेरे हैं। आपके थे मिस्टर सक्सेना, बाकी के 50% शेयर भी मैं आज खरीदने वाला हूँ। अगर आप दोनों बाप बेटे का शीत युद्ध खत्म हो गया हो तो हमारी परेशानी भी सुन लीजिए। हम यहाँ पर आपका पर्सनल झगड़ा देखने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी परेशानी लेकर आए हैं। सक्सेना एम्पायर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मिस्टर मिश्रा खड़े होते हुए बोलते हैं। मिश्रा जी, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? देखिए सक्सेना साहब, आपका सम्मान करके हम बहुत चुप रह चुके हैं। अब और नहीं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, परिवार है, जिनके लिए हम कमाते हैं। करोड़ों डुबाकर खामोशी से बैठ जाए, इतनी दिलेरी नहीं है मेरे अंदर। 3 महीने से शांत हूँ, लेकिन अब नहीं रह सकता हूँ। हमारा पैसा वापस कर दीजिए। हाँ हाँ, हम लोग का पैसा वापस कीजिए। हमें पता चल गया इस कंपनी की कंडीशन क्या है, इसलिए हमारा पैसा वापस कीजिए। वहाँ पर बैठे हुए सारे शेयर होल्डर्स मिश्रा साहब का साथ देने लग जाते हैं। देखिए, आप लोग प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं सबका पैसा वापस कर दूंगा, कुछ तो समय दीजिए। और कहाँ से आप पैसा वापस करेंगे? कंपनी आपकी डूबने की कगार पर है। नीरज अरविंद जी के हाथ से कुर्सी खींचते हुए आराम से बैठ जाता है। अरविंद जी एक नज़र उसे देखते हैं, फिर भी शांत रह जाते हैं। मैं मरा नहीं जा रहा हूँ, मरने से पहले आप सबका पैसा चुका कर जाऊंगा। अरविंद जी दुखी होते हुए बोलते हैं। अरविंद जी की बात सुनकर नीरज के दिल में एक कसक सी उठती है। ये मरना शब्द उसे हमेशा कमजोर बनाता था, लेकिन फिर भी खामोशी का चादर ओढ़े हुए बैठा था। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए। धीरे धीरे मीटिंग रूम में शोर बढ़ता जा रहा था। बिजनेस एसोसिएट को बुलाया गया था, जिसके हाथों में पूरी दिल्ली का बागडोर था। बिजनेस एसोसिएट का बागडोर थमाया जाता है, और जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है तो आखिरी फैसला उनका ही माना जाता है। 60 साल के मिस्टर खत्री सबको शांत कर रहे थे। पिछले साल बिजनेस एसोसिएट की कुर्सी पर भी अरविंद जी थे, लेकिन नीरज के हो रहे बार के साथ इस साल उन्होंने ये पोजीशन भी गंवा दिया था। मिस्टर खत्री के साथ अरविंद जी के अच्छे रिलेशन थे, लेकिन वो अभी रिलेशन का नहीं, अपनी पोजीशन का मान रखना था। आप लोग स्कूल में बैठे हुए छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। इस तरह से शोर मचाने से पैसा वापस मिल जाएगा क्या? मिस्टर खत्री चिल्लाते हुए बोलते हैं। सर, खामोश रहने से भी तो नहीं मिल रहा है, हमें हमारा पैसा चाहिए। मिस्टर सक्सेना, आपको कुछ कहना है? मैं क्या कहूँ मिस्टर खत्री, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो अभी तक मैं क्या इन लोगों का बात सुनता? अभी मैं खुद मुसीबत में फंसा हूँ, और ऊपर से ये लोग। सच ही कहते हैं, सुख में तो हर कोई कदम में कदम मिलाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही कोई दुख की घड़ी आती है तो सबसे पहले अपने ही पैर खींच लेते हैं। मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। कितने दिनों की आप मोहलत मांग रहे हैं? मिस्टर खत्री के सवाल पर अरविंद जी खामोश रह जाते हैं। क्या जवाब दे उन्हें खुद नहीं पता था। कब वो इतना पैसा वापस कर पाएंगे? बिजनेस का यही चक्कर तो होता है, जब प्रॉफिट होती है तो हर तरफ से प्रॉफिट होती है, लेकिन जब लॉस होने लग जाता है तो हर तरफ से लॉस होता है। सर, इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम लोग इतने भी बेदर्दी नहीं हैं। 3 महीने से इन्हें समय दे रहे हैं, अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा इनके पीछे लगाया था। ऐसे कैसे बुलाकर शांत बैठ जाएं? अगर हम ऐसे ही पैसे बुलाकर बैठते रहें तो रास्ते पर बैठकर भीख मांगने जैसी हालत हो जाएगी हमारी। हमें हमारा पैसा चाहिए बस।
और अगर ये नहीं देंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक शेयर होल्डर चिल्लाते हुए बोलता है। ऐसे कैसे आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? भैया ने आप सब कितनी मदद की थी, तब आप लोग कुछ नहीं थे, आज ही नहीं आंख दिखा रहे हैं। गोविंद शांत हो जाओ। इंसान नहीं, इंसान का वक्त बोलता है। मिस्टर खत्री, आप जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर है। अरविंद जी साइड की कुर्सी खींचकर बैठ जाते हैं। आगे जो होने वाला था उन्हें पता था। नीरज, तुम्हें कुछ कहना है? हाँ मिस्टर खत्री, मैं इन सब का पैसा वापस देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बाकी के बचे हुए 50% शेयर चाहिए, और ये इंसान इस कंपनी से बाहर। नीरज नफरत से अरविंद जी को देखते हुए बोलता है। नीरज की बात सुनकर सब बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं। नीरज, ये क्या कर रहे हो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? भैया की कंपनी है ये। हाँ तो चाचू, मैं कौन सा इनसे छीन रहा हूँ? बाकायदा सबका लोन चुका कर खरीद रहा हूँ। वैसे भी 50% शेयर मेरे नाम पर है। मैं अपना अधिकार लेता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दूंगा। एक तो ये बिना मुझसे पूछे कंपनी की ये हालत कर दी है कि कंपनी डूबने की कगार पर आ गई है। क्या इन्होंने मिस्टर किरोड़ीवाल से डील करने से पहले मुझसे पूछा था? मुझसे पूछ नहीं सकते थे? इस कंपनी पर आधा अधिकार था मेरा, लेकिन मुझे बिना पूछे हर फैसला लिया इन्होंने, और अब मैं अपनी कंपनी के ऊपर कोई लीगल इशू नहीं चाहता हूँ। बल्कि इन्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी वजह से ये जेल जाने से बच रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर बैठा हर इंसान इन्हें जेल भेजने के लिए तैयार है। और सिर्फ इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। कंपनी की हालत इन्होंने ऐसी की है। नीरज, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पता है मुझे, कोई नया बात बताइए। अगर आप लोगों को मंजूर है तो बोलिए, नहीं तो मैं एक अलग और केस करूंगा मिस्टर सक्सेना के ऊपर कि इन्होंने बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे सिग्नेचर का कोई डील कैसे फाइनल किया। ये भी एक तरह से इनलीगल प्रोसेस में माना जाएगा। नीरज की बात कहीं से भी गलत नहीं थी। 50% शेयर वो 4 महीने पहले ही खरीद चुका था। वो बात अलग थी कि वो शांत बैठा हुआ था, कभी अपना अधिकार जताने नहीं आया था। लेकिन अपना अधिकार भूलने वालों में से तो वो बिल्कुल भी नहीं था। आपको कुछ कहना है मिस्टर सक्सेना? नहीं, मैं तैयार हूँ। ठीक है, ये रहे पेपर्स। नीरज बैग में से पेपर निकाल लेता है। रुकिए मिस्टर सक्सेना, पहले हम लोगों का पैसा तो रिटर्न कर दीजिए, फिर आप लोग पेपर साइन कीजिएगा। ठीक है, आप लोग अपना अमाउंट बताते जाइए। नीरज अपना चेकबुक निकाल कर वहाँ पर खड़े असिस्टेंट को पकड़ा देता है। सब अपना अपना अमाउंट बताता जाता है। नीरज असिस्टेंट को सबका अमाउंट भरने के लिए बोलता है। आखिरी में साइन करते हुए सबको पकड़ा देता है। सब चेक लेकर चैन की सांस लेते हैं। थैंक यू सो मच नीरज सक्सेना, हम आपके साथ भी आगे बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ जो वक्त देखते बदल जाए। ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। नीरज की बात सुनकर सबके मुंह पर ताला लग जाते हैं। आप लोग जा सकते हैं, मार्केट में इन्वेस्टर की कमी नहीं है। सब खामोशी से वहाँ से निकल जाते हैं। अब बस मिस्टर खत्री बचे हुए थे और एक दो बिजनेसमैन बचे हुए थे। सक्सेना साहब, साइन कर दीजिए। अरविंद जी पेपर अपने सामने करते हैं। एक नज़र पूरे ऑफिस को देखते हैं। कल से इस ऑफिस पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा। शायद अब वो यहाँ कदम भी नहीं रख सकते हैं। जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया था इस ऑफिस में बैठते बैठते, लेकिन एक तरह से एक दिन उन्हें इस तरह से अधिकार छीन लिया जाएगा उन्होंने सोचा नहीं था। पेन उठाते हैं। भैया प्लीज़। नीरज, रोको ना भैया को। चाचू, मैंने इतना पैसा इन्हें रोकने के लिए नहीं उड़ाया है। टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी कीजिए। नीरज की बात सुनकर अरविंद जी आंख बंद करके गहरी सांस लेते हैं। अपने अंदर उठ रहे दर्द को जब्त कर लेते हैं और एक के बाद एक पेपर साइन करते चले जाते हैं। नीरज के चेहरे पर सुकून उतरता जा रहा था।
आखिरी पेपर साइन करने के बाद अरविंद जी पेन पटकते हुए तेजी से बाहर निकल जाते हैं। गोविंद जी भी उसके पीछे चले जाते हैं। नीरज उन पेपर को उठा लेता है, एक एक कर पेज को पलटते हुए देखता है। धीरे धीरे करके सभी बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे, जिसे लेने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मम्मा, अब बस एक और आखिरी बार करना होगा बार, फिर आपकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। नीरज आंख बंद करके अपनी माँ को याद करते हुए बोलता है। इधर शरद घर पहुंच चुका था। शरद, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूँ? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये कपड़े क्यों पैक कर रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं क्या? मुंबई जा रहा हूँ। कितने दिनों के लिए? नहीं पता, जब काम खत्म होगी तब वापिस आऊँगा। और ऐसा कौन सा काम है करने जा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप कितने दिनों में वापिस आएंगे? ईशानी, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ और मत डिस्टर्ब करो। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। शरद, इस बच्चे को लेकर आप तो जैसे भूल ही गए कि मैं प्रेग्नेंट ही हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। तो बताइए, हम हॉस्पिटल कब जा रहे हैं? ईशानी के सवाल करने पर शरद के कपड़ा रखते हुए हाथ रुक जाते हैं। दिल में एक हुक सी उठती है। मैं इस बारे में बाद में बात करूँगा। सरहद 3 बीत रहे हैं, आगे और परेशानी होगी। अभी ये सिर्फ 1 महीने का है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा बच्चे की ग्रोथ हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर बच्चा पल रहा है? शरद की बात सुनकर ईशानी खामोश हो जाती है। ईशानी, तुम कैसे ऐसा करना चाहती हो? एक धड़कन पल रहा है तुम्हारे अंदर। शरद प्लीज, आप तो समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं हूँ तैयार इसके लिए। एक तो गलती आप करते हैं, मैं कितना मना करती हूँ लेकिन आप सुनते कहाँ हैं। और अब ये हो गया। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं नहीं उठा पाऊंगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। बोलते बोलते ईशानी की आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं। शरद उसके बहते हुए आंसू को देखकर हमेशा कमजोर हो जाता है। ठीक है, तुम मत रो, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये बच्चा भी नहीं। अभी मुझे घर जा, अभी मुझे घर जाने दो, मैं आकर करता हूँ ये सब। लेकिन प्लीज़ घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सबका दिल टूट जाएगा। मेरा दिल टूट रहा है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन घर वाले ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। थैंक यू शरद, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपके साथ प्यार भरे लम्हे को जीना चाहती हूँ। ईशानी शरद के सीने से लगते हुए बोलती है। शांत हो जाओ और अपना ख्याल रखना। शरद उसे बाहों में कसता हुआ बोलता है। शरद उसे खुद से अलग करके बैग उठाकर जाने लग जाता है। शरद, आप कुछ भूल रहे हैं क्या? शरद अपने हाथ में पकड़े हुए सामान को देखता है। कहाँ कुछ भूल रहा हूँ? ईशानी अपने माथे पर उंगली करते हुए बोलती है। शरद बैग वहीं रखकर उसके पास आता है और उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए प्यार से माथे को छू लेता है। अपना ध्यान रखना और इतना स्ट्रेस मत लेना, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। ईशानी हल्के से मुस्कुरा देती है। शरद उससे दूर होते हुए बाहर चला जाता है। भैया, आप कहीं जा रहे हैं? धानी डाइनिंग टेबल पर लंच लगाते हुए पूछती है। हाँ भाभी, काम से मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा, आप मुंबई जा रहे हैं? हाँ। मुकुल भैया से मिल लीजिएगा और उन्हें कहिएगा हम बहुत याद करते हैं। जी भाभी, कोई और संदेश है आपके भाई के लिए? रुकिए, उन्हें हमारे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है। भाभी, पहले मुझे तो खाना दे दीजिए, पता नहीं अब आपके हाथ का खाना कब नसीब होगा। शरद भैया, आप भी कुछ भी कहते रहते हैं, आप बैठिए, हम लगाते हैं। ईशानी भी उतर कर आ जाती है। भाभी, मेरा भी लगा दीजिए, आज मैं भी शरद के साथ लंच कर लेती हूँ। जी, हम अभी लगाते हैं।
भाभी आप खाना लगाइए, मैं बड़ी माँ और मम्मा को बुला कर लाता हूँ। शरद आराधना जी और भावना जी को बुलाने के लिए चला जाता है। सब एक साथ बैठकर लंच करते हैं। चलिए अब मैं निकलता हूँ। शरद सबका आशीर्वाद लेते हुए निकल जाता है। क्या हुआ है मम्मी जी, आप परेशान लग रही है? सब कुछ ठीक तो है? हाँ तानी, सब ठीक है। तुम्हारे पापा जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वो व्यस्त होंगे ना, इसीलिए। लाइए हम आपके सर का मालिश कर देते हैं। सुशीला जी हमेशा खाने पीने के बाद उससे सर और पैर की मालिश करवाती रहती थी, तो आराधना जी के साथ भी वही करना चाहती थी। कितनी बार तुम्हें कहा है धानी कि मेरे सर में दर्द नहीं होता है, बैठो। और ये सब छोड़ो और चलो मेरे कमरे में चलो। लेकिन क्यों? चलो, बहुत सवाल करती हो। आराधना जी धानी का हाथ पकड़ कर कमरे में ले जाती है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या मम्मी जी? ये। आराधना जी एक स्मार्टफोन निकालती है। ये क्या करेंगे हम इसे लेकर? बात करोगी? लेकिन हमें नहीं ज़रूरत है इसकी। और तो और हमें तो ये चलाना भी नहीं आता है। मैं हूं ना धानी, सब सिखा दूंगी तुम्हें। और धानी, वक्त के साथ खुद को बदलना सीखो। ये फ़ोन बहुत काम की चीज़ है। जब भी तुम में मुसीबत में और अकेली रहो, तब तुम हमें फ़ोन कर सकती हो। अब उसी दिन की बात है। अगर उस देवेश के आते ही तुमने हमें फ़ोन कर दिया होता, तो तुम्हें इतना सब तो सही सहना नहीं पड़ता है ना। देवेश का जिक्र आते ही धानी की आंखों से आंसू भर जाते हैं। देखो, मैं तो रुलाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन धानी, नीरज पूरे दिन बाहर रहता है। तुम उसे फ़ोन करके बात करोगी, उसे कितना अच्छा लगेगा। वो भी तुम्हें फ़ोन करेगा, तुम हालचाल पूछ पाओगी। दरवाजे के देखते हुए इंतज़ार करती रहती हो। फ़ोन करके पूछ लिया करो कि वो कब आएगा। अच्छा, मतलब हम इनसे कभी भी पूछ सकते हैं कि कब आएंगे? हाँ, ये देखो, इसे ऐसे खोलते हैं। अरे वाह, इसमें तो ठाकुर जी का फ़ोटो भी है। भगवान, क्या तस्वीर देखकर धानी झट से स्क्रीन को प्रणाम कर लेती है। आराधना जी उसकी हरकतें देखकर मुस्कुरा देती है। देखो, ये जो फ़ोन की तरह है, इससे हम किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं। इसे ऐसे खोलते हैं और ये देखो, ये है नंबर। नंबर डायल करने वाला आ गया। अब तुम्हें अंकों की समझ तो है ही। उसके बाद ये हरा बटन छोड़ देना, फ़ोन लग जाएगा। तुम इसे चलाओगी ना, तो तुम्हें खुद ब खुद सब फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, आराधना जी, अच्छा मैं तुम्हें एक नंबर याद करने के लिए दिया था, याद किया? हाँ, हाँ, हमें याद है। आराधना जी आजकल उसे थोड़े बहुत पढ़ाई का ज्ञान दे रही थी, ताकि उसे कोई मूर्ख ना कहे। थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्द भी सिखा रही थी, ताकि नीरज की बातें उसे आसानी से समझ आ सके। दोपहर का दोनों सास बहू का यही काम रहता था। वो धानी का ध्यान भटकाने के लिए उसका मन पढ़ाई में लगा रही थी। धानी भी ये नई चीज़ें सीखने में रम गई थी। पढ़ाई का शौक तो उसे हमेशा ऐसे ही था, बस परिस्थिति के कारण वो पढ़ नहीं पाई थी। और अब जब उसे आराधना जी सिखा रही थी, तो वो मन से सीखने में लगी थी। अच्छा मम्मी जी, एक बात पूछे, हम कॉलर बन क्या होता है? ये बोलते तुम्हारा कॉलर बोन दिख रहा है। ऐसे मेरे सामने मत आया करो। हमें समझ नहीं आता है कि ये क्या कहती है और कॉलर बन क्या होता है। धानी की बातें सुनकर आराधना जी फिर से पानी पानी हो जाती है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? क्या हुआ मम्मी जी, आप क्या सोचने लगे? ये होता है। आराधना जी उसका आंचल खिसकाते हुए बोलती है। धानी को जब समझ आता है तो वो खुद शर्म से गड़ जाती है। हम आते हैं मम्मी जी। अरे रुको, जिस काम के लिए तुम्हें लाई हूँ वो तो करो। क्या? नंबर दिया था ना याद करने के लिए, याद किया? हाँ, तो डायल करो। धानी नंबर याद करते हुए डायल कर देती है। स्क्रीन पर नीरज का
नाम उभर जाता है। NIRAJ, नीरज। धानी टूटे फूटे अंग्रेजी के साथ नीरज का नाम पढ़ लेती है। मम्मी जी, ये तो इनका नंबर है। धानी इतनी तेज बोलती है जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। हाँ, इतने हैरान क्यों हो रही हो? लेकिन चुपचाप बात करो। नहीं मम्मी जी, हम नहीं कर पाएंगे, ये डांटेंगे। चुप। कहाँ डांटता है तुम्हें? खामखा उसे बदनाम कर रखा है। हेलो। नीरज दूसरी तरफ से फोन उठा लेता है। ये उसका पर्सनल नंबर था, परिवार वालों के अलावा बस नकुल के पास था। नीरज की आवाज़ सुनकर धानी के हाथों से फ़ोन उछल जाता है। हेलो, आर यू हियर? मैं फ़ोन काट रहा हूँ। इधर आराधना जी उसे इशारों से ही बोलने के लिए कह रही थी। हेलो। नीरज के लैपटॉप पर चलाते हुए हाथ रुक जाते हैं। तुमने मुझे कैसे फ़ोन किया? तुम्हारा फ़ोन तो चावल के डब्बे में दफन हो गया था ना। वो हमने नया फ़ोन लिया है। ठीक है, बाद में बात करता हूँ, अभी काम है। और हाँ, आज खाने में स्वीट बना लेना। लेकिन मीठा तो आपको पसंद नहीं है ना? हाँ, नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे खाना है। आप कब तक आएंगे? 6 महीने में पहली बार तुम्हें याद आया है मेरे आने के बारे में पूछने के लिए? हाँ, तो आपको तो पता है ना, हम फ़ोन उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन आप कौन सा हमारे बारे में फ़ोन करके पूछते रहते हैं? नीरज हैरानी से अपने कान पर से फ़ोन हटाकर देखता है। ऐसे क्या देख रहे हैं? हम ही बोल रहे हैं। आप तो फ़ोन चलाते हैं ना। आप तो हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं ना कि हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। इतना फालतू टाइम नहीं रहता है मेरे पास जो तुम्हारा हाल चाल पूछने में वेस्ट करूं। हाँ, हमारे पीछे तो आपका समय वेस्ट ही होगा। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? रखते हैं, रहिए आप अपने लैपटॉप के साथ व्यस्त। धानी जल्दी से वाला बटन दबा देती है। देखा मम्मी जी कैसे बात करते हैं। हम नहीं करते हैं फ़ोन तो वो कौन सा करते हैं फ़ोन? आपको तो पता है ना, हम फ़ोन चलाते हैं, लेकिन वो तो चलाते हैं ना। हाँ, और नहीं तो क्या, बहुत गलत करता है तुम्हारे साथ। तुम ऐसे ही डांट कर उसे साइन लाइन पर लाओ। आराधना जी तो धानी की बात सुनकर ही हैरान थी। उन्हें नहीं लगता था नीरज इस तरह से धानी से बात करती है। हमारी हिम्मत है बरके बरके आंखों वाली गुड़ैया को डांटने की, आंखों से ही हमको खा जाएंगे। आराधना जी उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है। मम्मी जी, आप हम पर हंस रही है ना? नहीं नहीं, बरकी बरकी आंखों वाली गुड़ैया पर हंस रहे हैं। धीरे से मम्मी जी, अगर उन्होंने सुन लिया तो आपके साथ साथ हमारा भी कल्याण कर देंगे। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। अच्छा बेटा, तुम्हें एक और फीचर सिखाता हूँ। ये देखो, ये है कैमरा। इसे फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। और ये देखो, ये है गूगल। आराधना जी उसे स्मार्टफोन की खूबी सिखाने लग जाती है। धानी भी गौर से उनकी सभी बातें सुन रही थी। भैया कुछ तो बोलिए, आपकी खामोशी मुझे डरा रही है। आप ठीक तो है? अरविंद जी गाड़ी में बैठे हुए खिड़की खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहे थे। क्या बोलूं? भैया मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं ना नीरज का गुस्सा। वो क्यों आपको गलत समझता है? आप उसकी गलत फहमी क्यों नहीं दूर करते हैं? गोविंद, मुझे किसी की कोई गलत फहमी दूर नहीं करनी है। उसे जीने दो अपनी गलत फहमी के साथ। वो गलत फहमी को लेकर बहुत दूर निकल चुका है, जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे तकलीफ हो रही है आपको इस तरह से कंपनी से? अरे तो क्या हो गया, मेरा ही तो बेटा है। एक वक्त के बाद इंसान को अपनी कुर्सी अपने बेटे को देनी पड़ती है ना। वो बात अलग है, उसने अपने तरीके से ले लिया है। मैं भी जिम्मेदारी उठा मैं भी जिम्मेदारी उठाते उठाते थक चुका हूँ। अब मैं भी आराम से ज़िंदगी अपने घर में रहूँगा, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करूँगा।
जो इन जिम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पाया, और शायद मेरे समय और परवरिश के कमी के कारण ही दोनों बच्चे हाथ से निकल गए। ऐसा नहीं है भैया, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है। नीरज ही कभी आपको नहीं समझ पाया। जाने दो गोविंद, जितना सोचेंगे इस बारे में उतना ही परेशानी होगी। खुश रहने दो उसे, और तुम कंपनी नहीं छोड़ोगे। नहीं भैया, जहाँ से आपको निकाल दिया वहाँ हम दोबारा नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसने तुम्हें थोड़ी ना निकाला है। अकेला क्या क्या संभालेगा, क्या क्या करेगा? सुबह निकलता है, रात के 12 बज जाता है। अभी अभी शादी हुई है, कहानी को भी समय नहीं दे पाता है। बेचारी 12 बजे रात तक बैठी उसका इंतजार करती रहती है। इसलिए तुम जिस तरह से पहले कंपनी संभालते थे उसी तरह से संभालोगे। लेकिन भैया गोविंद, उसकी नाराजगी मुझसे है, तुमसे नहीं। तुम उसे अकेला मत छोड़ो। और मुझे सच में कोई तकलीफ नहीं हूँ, मैं खुश हूँ अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर। अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहू के साथ समय गुजारना चाहता हूँ। इतना मत सोचो। ठीक है भैया, आज तक आपकी बात मानी, ये भी मान लूँगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म हो गया। और बताइए नीरज और धानी का फ़ोन वाला कॉन्वर्सेशन आप लोगों को कैसा लगा? और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक भाग सुनकर आपको कहानी समझ नहीं आएगी, पूरी कहानी सुनने के लिए आप लोग मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि आप लोगों को नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।